Good morning, student. I am Dr. Giriraj Singh. Today we will discuss the next chemical bond, that is coordinate bond, and some important Lewis structures. आज की इस जून क्लास में आपको उप सहसंयोजक बंध और कुछ प्रमुख लुईस संरचनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले आपको तीसरा रासायनिक बंध डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सन 1923 में ये घटना 1923 की है। दो प्रमुख वैज्ञानिक थे, लुईस लॉरी और सिडविक, दो प्रमुख वैज्ञानिक जिनका नाम था लॉरी और सिडविक। इन लॉरी और सिडविक ने एक तीसरे प्रकार के बंध को इंट्रोड्यूस किया और वो बताया कि इस उप सहसंयोजक बंध के द्वारा भी कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा कर सकते हैं। उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। ये भी सहसंयोजक बंध है, लेकिन विशेष प्रकार का, अर्थात इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है और वो जोड़ा दूसरे परमाणु के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार साझे से बने इलेक्ट्रॉन बंध को हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसको हम दाता परमाणु कहते हैं, और जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसको ग्राही परमाणु कहते हैं। और इस प्रकार इस बंध को हम एक तीर के द्वारा, एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये तीर सदैव दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर इसको लगाया जाता है। ग्राही परमाणु, और इस तीर को हम इस एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा करने से उनका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इसमें भी साझा होता है, लेकिन साझा एक विशेष बराबर साझेदारी नहीं होती है। केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और साझा दोनों के बीच में होता है। तो इस प्रकार के बंध को उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ये हमेशा दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता है और ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है। अब ये प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे परमाणु हैं जो डोनर का काम करेंगे, दाता का काम करेंगे। तो ध्यान कर लीजिए, दाता परमाणु वे परमाणु होते हैं जिनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास अवश्य होगा। तो ऐसे परमाणु दाता परमाणु की भांति व्यवहार करेंगे। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा तभी तो वो दे पाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दे पाएगा, और वो दाता परमाणु की भांति व्यवहार करेगा। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण लिया अमोनिया। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन के परमाणु पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना जोड़ा दे सकता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ये दाता परमाणु का काम करेगा। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जल, वाटर। जल के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन दो जोड़े डोनेट कर सकता है, तो ये भी दाता परमाणु का काम करता है। इसके अलावा जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे लुईस क्षार हैं, एक लुईस ने, वैज्ञानिक थे लुईस, इन्होंने अम्ल और क्षार की परिकल्पना दी थी। तो इन्होंने ये बताया कि ऐसे परमाणु अणु या आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनको लुईस क्षार कहते हैं। तो जितने भी लुईस क्षार होंगे वो सब दाता परमाणु का कार्य करेंगे। इसके अलावा जितने भी एनाइंस होते हैं, ऋणाइंस पर ऋणावेश होता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो ऋणाइंस भी दाता परमाणु का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि व्हाट आर डोनर्स, कौन से परमाणु दाता का काम करेंगे। अब दूसरा आता है एक्सेप्टर, ग्राही। कौन इस जोड़े को ग्रहण करेगा। तो वे परमाणु जिसके आयतन कोश में उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन लेंगे
तो उसको रखने के लिए कहीं कक्षक तो चाहिए। तो ऐसे परमाणु जिनके पास रिक्त कक्षक होते हैं वे ग्राही का काम करते हैं। और जितने भी लुईस एसिड्स होंगे सभी लुईस अम्ल ग्राही का काम करेंगे। जितने भी संक्रमण धातुओं के धनायंश होते हैं जैसे फेरस आयन, मैग्नस आयन, कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, निकेल आयन, जितने भी संक्रमण धातुओं के धनायन हैं इन सबके पास रिक्त ऊर्जा के कक्षक पाए जाते हैं, रिक्त कक्षक। इसलिए ये सब ग्राही का काम करते हैं। तो ये ग्राही हुए, ये दाता हुए। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका उपसर्ग संयोजक बंध का। जैसे अमोनिया, अमोनिया का सूत्र है NH3। तो जरा देखिए ये अमोनिया दाता परमाणु है, दाता अणु है। यहाँ पर ये इसको दाता लिख लीजिए। ये BF3 एक लुईस अम्ल है, ये है, इसका नाम है बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये ग्राही का काम करता है। ये अमोनिया अपना नाइट्रोजन का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बोरान परमाणु को देता है। जब ये बोरान को देता है तो एक कंपाउंड बनता है NH। ये नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया तो ये उपसहसंयोजक बंध बनेगा और ये अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड यौगिक बना। ऐसे यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और इस प्रकार जो बंध बनता है ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको तीर से दिखाता है। अभी बहुत जगह आएगा, इस बॉन्ड को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वे यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है ऐसे यौगिकों को हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगर इनके लक्षण की बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट लक्षण है, उनको देख लीजिए। उपसहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होते हैं तथा सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। आयनिक यौगिकों से कम और सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं, बीच के होते हैं अर्थात। नंबर 2। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपसहसंयोजक यौगिक आध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, ये इसका पॉइंट बिल्कुल सहसंयोजक की तरह है। जैसे सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय में अविलय होते थे और आध्रुवीय में विलय होते थे, इनका भी वैसा ही होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उपसहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल। जब दिशात्मक होता है तो इनके अणुओं की भी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इनके अंदर समावयवता पाई जाने की संभावना होती है। ये यौगिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के हम बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये 3 रासायनिक बंध हुए जिसके द्वारा किसी भी परमाणु ने अपने अष्टक को पूरा कर दिया। अब हम आज का जो दूसरा टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने को आती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। सबसे पहला है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है तो आप कैसे बनाएं? अगर हकीकत में देखोगे तो अमोनियम के अंदर, इसके अंदर 2 चीजें हैं। अगर इसको ब्रेक करें तो एक हमारा अमोनियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। ये टूट जाएगा अमोनियम आयन में और क्लोराइड आयन। इस अमोनियम आयन की जब संरचना बनाएंगे तो आपको पता है, देख लीजिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके भाइकर में 1 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8 और 7। अब अमोनियम का अणु बनाना ही अमोनियम आयन है तो देखिए इसके नाइट्रोजन परमाणु पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 भी देखिए कैसे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। 3 इसमें हाइड्रोजन के रूप में परमाणु लगे हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको साझा करा दीजिए ये। और चौथा जो इसके अंदर हाइड्रोजन लगा है वो प्रोटॉन के रूप में है। इसके पास कोई भी धनावेश है तो ये नाइट्रोजन ने अपना ये जोड़ा इसको दिया हाइड्रोजन को,
इसलिए इसका हाइड्रोजन का जो धनावेश था वो उसकी ब्रैकेट पर आ गया। और क्लोराइड आयन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7। एक ऋणावेश का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनाया है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के 2 हो गए, देखिए इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 8। अगर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये अमोनियम आयन, इसका ये धनावेश और ये आपका क्लोराइड, ये इसकी बॉन्ड संरचना है। इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो ऐसी संरचनाओं को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमको दोनों ही इसकी संरचनाओं को दिखाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना जो कि हमको प्राय समझ में नहीं आती, उसको ध्यान से देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है और इसका नाम है K4AgCl6। इसका नाम लिखोगे तो होगा इसका नाम पोटेशियम। पोटेशियम अगर IUPAC लिखेंगे तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, कॉमन नेम इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इंटर में इनका IUPAC का पूरा चैप्टर है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन कहते हैं, ये इसका IUPAC नाम है। 12th में लेसन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां स्टडी करेंगे। एक प्रश्न आता है कि इसके अंदर कितने प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित हैं और वो किस किस के बीच में है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर हम इस K4AgCl6 को थोड़ी देर के लिए अगर आयनिक करें तो आप ये पाएंगे कि 4 पोटेशियम के आयन अलग हो जाते हैं, प्लस ये फेरोसाइनाइड आयन अलग होता है AgCl का होल 6 और इस पर माइनस का 4 है। तो हमें इसकी तो ध्यान करो, हमेशा आयनन किसका होता है, जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन के बीच में जो बंध है वो कैसा है, आयनिक बंध। ये पूछा जाता है इसी के लिए टूट गया आयनों में, धनायन और ऋणायन, इनके बीच में वैद्युत संयोजी बंध है। अगर इसकी संरचना हम बनाएंगे तो 4 पोटेशियम के परमाणु लगा दिए बाहर। अब आप देखिए बीच में आयरन का परमाणु है, इससे 6 साइनाइड आयन लगे हैं और माइनस का 4 आवेश है। आयरन के पास रिक्त ऊर्जा के कक्षक है 6, तो इसके अंदर जो साइनाइड है, हमको साइनाइड आयन की संरचना को समझना है, इसे साइनाइड आयन कहते हैं। अगर हमने साइनाइड आयन को समझ लिया तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। जरा देखिए कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, नाइट्रोजन का 7, 2 और 5। तो जरा देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं 1, 2, 3 और 4। नाइट्रोजन परमाणु के हम 5 इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं। नाइट्रोजन का 5 देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इससे कार्बन 1 इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो ध्यान करो यहां पर इसमें आप देखिए एक ऋणावेश बनाएंगे 3 और 1 4, ये चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा यहां बनाना है और एक ऋणावेश का कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनाना है। ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया है कौन से का है, ऋणावेश का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ये अपना जोड़ा डोनेट करेगा और उसके ऊपर ऋणावेश आएगा। ये संरचना बन गई किसकी, साइनाइड आयन की। ये ट्रिपल बॉन्ड बना, इसके ऊपर एक लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन डोनेट करेगा और सीरियल में। तो साइनाइड में कार्बन डोनेट करता है अपना जोड़ा, नाइट्रोजन नहीं, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे आपको ये 6 संरचनाएं बनानी है। देखिए कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4 और 5, ये ऋणावेश का इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगला कार्बन, इसके हमको बनाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, नाइट्रोजन के 5, 2, 3, 4, 5, ये ऋणावेश है। समझ पा रहे हैं, क्लियर दिख रहा। ये फिर कार्बन के 1, 2, 3, 4, नाइट्रोजन के 5, ये ऋणावेश, फिर कार्बन के
4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। नाइट्रोजन परमाणु ये ऋणावेश का एक्स्ट्रा। 2 साइनाइड आयन और लगाने हैं, एक यहाँ लगता है, ये कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 5 3 5, एक साइनाइड इधर लगाना है कार्बन के, वही 4, नाइट्रोजन के 5 और एक ही ऋणावेश। अब ये वाला जो जोड़ा है, ये जोड़ा आयरन को देगा साइनाइड आयन, ये जोड़ा। तो 6 जोड़े इसको आयरन को दे दिए। पोटेशियम की संरचना यही है, तो इसकी जब बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 पोटेशियम यही आ गए, आयरन से साइनाइड लगे, ये उपसर्ग संयोजक बंध बना, ट्रिपल बॉन्ड आया नाइट्रोजन पर, ये दूसरा साइनाइड, ये तीसरा साइनाइड, नाइट्रोजन पर जोड़ा बचा है, माइनस के 4 आवेश, नेक्स्ट सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये जोड़ा सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये जोड़ा और सी ट्रिपल बॉन्ड है। इस प्रकार देखिए सबका अष्टक पूरा हो गया, सबके 8 हो गए, है ना? 8, इसके भी 8 है, इसके भी 8 है, सबके 8 है, अष्टक पूरा हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये इसकी संरचना बनानी है और इसमें तीनों ही प्रकार के बंध मौजूद हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। ये आपको लिखना पड़ेगा। पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन के बीच में आयनिक बंध है, कार्बन और साइनाइड आयन के बीच में कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। और कार्बन और आयरन के बीच में कौन सा बंध है? कार्बन और आयरन के बीच में उपसहसंयोजक बंध है। तो इस प्रकार ये हमारा इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन की लुईस संरचना है। तो इस अणु के अंदर हमारे तीनों ही प्रकार के हमको बंध देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम अपनी और भी संरचनाओं को बना सकते हैं। थैंक यू।